एवरीवन, माय नेम इज देवी नहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी सीजीएल के बारे में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न से लेके सिलेबस, कब एग्जाम होता है, कब जॉब मिलती है हमें, जॉब के बाद क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप लोग न्यू एस्पिरेंट हैं तो आप लोग बहुत राइट चैनल पे आए हैं, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ डिटेल वाइज मिलेगा। आपको शायद अगर आपको कोई और वीडियो में ना मिले तो शायद इस वीडियो में मिल जाए आपको उसकी जानकारी। और प्लस अगर इस वीडियो में अगर कोई चीज़ मिस आउट होती है, वैसे तो मैंने हर चीज़ लिख रखा है, कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं होगा। प्लस फिर भी अगर आपको कुछ भी जानना है इसके अलावा भी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दूंगी। ऑलराइट, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पूछेंगे कि एसएससी सीजीएल एग्जाम जो हम दे रहे हो, एसएससी क्या है, एसएससी स्टैंड्स किस लिए करता है। तो एसएससी स्टैंड्स करता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। और सीजीएल किसके लिए स्टैंड करता है, सीजीएल स्टैंड करता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए। मीन्स इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होती है। अगर आप लोग ये एग्जाम क्लियर करते हैं टीयर 1 और टीयर 2 तो आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम मिलेगा। प्लस इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो अगर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो इंटरव्यू से डरते हैं, शायद वो इसलिए यूपीएससी एग्जाम नहीं देते मे बी। तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई करना होता है। अगर आप टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो एंड यू जस्ट गॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये तो हम समझ गए ये ग्रेजुएट लेवल का होता है। मेरे 30% आए, क्या मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मेरे ग्रेजुएशन है मेरे पास, ठीक है, मैं 30% लाया हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम आपको 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में हो। ऐसा नहीं है कि इसमें बीए वाले ही बच्चे दे सकते हैं, बीकॉम वाले ही बच्चे दे सकते हैं, मतलब साइंस वाले बच्चे नहीं दे सकते, बीएससी वाले बच्चे नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। आपने बीटेक भी कर रखी हो, आपने लॉ भी कर रखा हो, आपने साइंस भी ले रखा हो, आपने मैथ्स भी ले रखा हो, कुछ भी ले रखा हो, आपके पास एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, बस वो भी 50% से आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। इसमें एक पोस्ट होती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको 60% चाहिए होता है, बट नॉट विद मतलब किसी भी डिग्री से नहीं, आपके डिग्री में स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स होना चाहिए विद 60% विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इस पोस्ट के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने ये बता दिया। अच्छा, मेरी एज 17 है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। आपकी एज 18 to 32 होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए और एग्जाम में बैठने के लिए। बट अगर मेरी एज 33 है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एलिजिबल है, बट आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं। तो अब हमें जानना है कि कौन सी कैटेगरी रिलैक्सेशन देती है। तो ओबीसी देती है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स अगर आप 32 भी है तो आप 3 years प्लस कर लीजिए, आपको तब तक आप जॉब कर सकते हैं, मीन्स आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और अगर आप एससी और एसटी है तो उसमें और भी फायदे हैं, क्योंकि आपको 5 years का मिलेगा उसमें रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी से है तो आपको 10 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चलो हमें ये भी सब कुछ पता चलेगा, रिलैक्सेशन पता चलेगा। अब हमें फीस कितनी देनी है? ठीक है, हम जो ये एग्जाम देंगे इसमें फीस कितनी देनी है? फीस मैं आपको बताती हूँ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज है, और बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ दी है सबके लिए 0 है। और एससी, एसटी प्लस पीडब्ल्यू और फीमेल्स के लिए भी 0 है। फीमेल्स को भी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल जनरल की हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी में भी हो, या पीडब्ल्यू भी हो, वो 0 है, कोई फीस नहीं देना उनको। ठीक है, चलो हमें ये भी पता चल गया। अब हमें जानना है कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कैसा पैटर्न होता है एग्जाम का। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 होता है विद नो इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपने टीयर 1 और टीयर 2 कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो। टीयर 1 में क्या होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज जनरल मीन्स जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड फोर्थ इज मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट आपको देने पड़ते हैं। सेम टीयर 2 में भी यही सेम 4 सब्जेक्ट है, बस इसके मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं टीयर 2 में, और थोड़े लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है। प्लस उसमें कंप्यूटर भी होता है और टाइपिंग भी होता है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। मैं आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दे दूंगी। ठीक है, जैसे पहला सिलेबस हम देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या क्या होता है? इंग्लिश में होता है वोकैब होता है, ठीक है,
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, स्पॉटिंग एरर्स होता है, क्लोज टेस्ट होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, नाउन प्रोनाउन एवरीथिंग होता है उसमें, स्पेलिंग्स भी होता है, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। और प्लस और भी चीज़ होती है जो कि मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में क्या होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, पजल्स होते हैं, एनालॉजीज होते हैं, नंबर सीरीज होते हैं, सिलोगैज्म होता है, ब्लड रिलेशन होता है, कैलेंडर होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। मैथ्स के बारे में पढ़ते हैं। मैथ्स में होता है नंबर सीरीज होता है, परसेंटेज होता है। परसेंटेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चैप्टर है, सॉरी। परसेंटेज को सब्जेक्ट के हिसाब से ही लो, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो परसेंटेज जो है एक वन सिंगल सारे जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हर चीज़ में आएगा परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, CI एंड SI आएगा, ओके, डेरिवेशंस आएंगे, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे जीके के बारे में। जीके में क्या क्या होता है। जीके में होता है स्टैटिक जीके होता है, ठीक है। स्टैटिक जीके क्या होता है, स्टैटिक जीके होता है जो चीज़ें स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक मीन्स हमारे देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ये स्टैटिक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद है, तो ये स्टैटिक है, ये बदल नहीं सकता कोई, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता इतने सालों बाद कि नहीं ये नहीं थे वो थे, ऐसा नहीं, ये स्टैटिक है, तो मतलब ये ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता कोई भी, तो ये होता है स्टैटिक जीके। तो सिर्फ यही नहीं होता, इसमें बहुत चीज़ें होती है जो आपको आगे पढ़नी है। मैं आपको सिलेबस बता दूंगी स्टैटिक जीके का भी यहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको मैक्स टू मैक्स 2 ईयर्स का, मैक्स टू मैक्स आपको 2 ईयर्स का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 2 ईयर्स का, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और कुछ मैं मिस तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें आपको, पहला चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, 6 to 12 तक आपको पूरा NCERT पढ़ना है। ये नहीं कि हमारा 11th में साइंस नहीं था, 12th में साइंस नहीं था तो हम साइंस नहीं। अभी का जो सिलेबस है वो आपको 11th-12th का साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, 11th-12th का मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम्स अभी जो एडुकेटी जो एग्जाम्स बना रही है उसमें 11th-12th का भी मैथ्स आ रहा है। पहले जो सिलेबस था उसमें ये था कि हाँ आपको 6 to 10 तक आता था, ठीक है। 11th-12th का सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह आता था, बट साइंस वगैरह मैथ्स वगैरह नहीं आती थी। बट अब जो है आपको 11th-12th का भी करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक। इतना अब हमें जानना है कि ये जो है इसका Tier 1 का क्या पैटर्न क्या है। Tier 1 का पहले हम Tier 1 का जानेंगे। Tier 1 का जो पैटर्न है, सबसे पहले हम जानेंगे मोड क्या, ये एग्जाम का मोड क्या है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो ये ऑनलाइन है, CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। इसमें क्या होगा, आपको SSC आपको एग्जाम सेंटर्स देंगी, ठीक है। उसमें आपको जाना पड़ेगा और आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100 होते हैं, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में, जीके में 25, मैथ्स में 25, इंग्लिश में 25 एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने घंटे का एग्जाम होता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, नो, 1 घंटे का। आपको 1 घंटे का एग्जाम देना पड़ेगा। और इसमें ये एक चीज़ फायदा है कि आपको सेक्शन नहीं देना पड़ेगा कि हाँ आपने ये दे दिया तो ये नहीं दे पाओगे, वो नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं है। अब चारों सेक्शन आपको एक साथ दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग होगा, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश का अलग क्वेश्चन, मतलब एक अलग पैटर्न होगा, जीके जीएस का अलग, रीजनिंग का अलग, और फिर आप लोग वहाँ से सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी सेक्शन आपको देना है, पहले दूसरे जो भी आपको आपके मनपसंद आपको है कि जीके मेरा इजी है, मैथ्स मेरा इजी है तो मैं इसको पहले कर लेता, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप सबको पता है गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें भी है। इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स की है, 2 मार्क्स की है, नहीं, -0.25 की है नेगेटिव मार्किंग। दैट मीन्स जितने भी क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे हर क्वेश्चन में -0.25 जो है कट जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और आपने फिर भी कोई भी एक ऑप्शन ABCD में से कोई भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने ऐसे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसमें से मान लीजिए आपको 70 सही गए, 30 आपके गलत गए, ठीक है। तो 70 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, क्योंकि ये 200 का एग्जाम है, ठीक है। 200 का एग्जाम है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन में से आपने 70 ठीक कर लिया, 30 गलत कर लिए, तो 70 अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स 140 क्वेश्चन आपने सही करे, बट जो 30 क्वेश्चन आपने गलत करे हैं वो 140 में से कट जाएंगे, -0.25 करके
मैंने 0.25 इंटू 30 कर लो आप, फिर वो कट जाएंगे 140 में से, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम होता है। टीयर 2 क्या होता है? टीयर 2 में भी सेम होता है, सेम ही सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश, इसमें एक चीज़ अलग होता है, इसमें इंग्लिश और जीके, ठीक है, एक होगा, और रीजनिंग और मैथ्स अलग होगा, ठीक है। 2 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स की आती है। इंग्लिश में आपके जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 45 क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड 45 ओके, मीन्स 135 मार्क्स का सिर्फ आपका इंग्लिश ही होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको फिर जीके होता है, जीके जीएस होता है, ऑलराइट। मैथ्स होता है, मैथ्स 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। और 75 मार्क्स की जीके आती है, ऑलराइट। ऐसे में टोटल होता है 390 मार्क्स, ठीक है। इट मीन्स आपको 390 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, ठीक है। 145 आपका होता है, सॉरी 135 मार्क्स का आपका होता है इंग्लिश, 135 मार्क्स होता है इंग्लिश, मैथ्स और जो आपका रीजनिंग होता है वो 90 मार्क्स का होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 इंटू 3 इज 90, तो बोथ 90 हो गए। और 75 मार्क्स का मीन्स 25 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके के, ठीक है। 25 इंटू 3 आप कर लो, 75 होते हैं, टोटल होता है 390। तो मैंने आप लोगों को थोड़े टाइम पहले बताया था कि कंप्यूटर भी होता है, राइट, यस, कंप्यूटर का भी एग्जाम होगा, प्लस आपको टाइपिंग का भी टेस्ट होगा। टाइपिंग में होता है आपको वर्ड पर मिनट, मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ कंप्यूटर का और टाइपिंग का। कंप्यूटर के कितने मार्क्स का होता है और टाइपिंग कितना देना पड़ता है। इंग्लिश और हिंदी किसी में भी आप सिलेक्ट करके आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई जो मूड है वो सिलेक्ट नहीं करते कि आपको इंग्लिश में देना है हिंदी में, तो आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आ जाएगा वो, ठीक है। ये जानिए हमने। अब हमें जानना है कि सिलेबस कैसे कवर करे, कैसे हमें पता चले। सबसे पहली चीज़ आप लोग क्या करिएगा, सारा जो सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, वो आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पे, ठीक है। एक बड़ी सी शीट लीजिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए कि ये सिलेबस है। जो मैं आपको सब मेंशन कर रही हूँ, वो सारा सिलेबस एक जगह पे लिखिए। उसमें से सिलेक्ट करिए कि हाँ आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको शुरू से करना है, ठीक है, आपको स्क्रैच से करना है सब कुछ, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप लोग एक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। स्क्रैच से आपको करना है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग एक मॉक दीजिए। आप मॉक में चेक कीजिए आप कितने पानी में है, ठीक है। मॉक में आपने चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको स्क्रैच से शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल हर कोई एकेडमिकल अच्छा नहीं होता है। अगर आप लोग अच्छे भी हैं, मैं मान लेती हूँ चलो आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, फिर भी आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी से ही शुरू कीजिए। एनसीईआरटी पकड़िए। एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है 6th 12th की, आप लोग ऑनलाइन में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पे सर्च मारिए ऐसे क्लास 9th साइंस पीडीएफ इन इंग्लिश, बस सिंपल वो आ जाएगा, पीडीएफ आ जाता है, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया है, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। पीडीएफ निकालिए, पढ़िए और उसमें नोट्स बनाइए, ठीक है, सिंपल। आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ जीके में है क्या, ठीक है, मैथ्स में है क्या, साइंस में है क्या, ठीक है, हर चीज़ पता चल जाएगा आपको। रीजनिंग आपके लिए न्यू होता है, रीजनिंग आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यूट्यूब में टॉपिक डालिए, वीडियो ऑन कीजिए, सॉल्व कीजिए। आपको रीजनिंग सिर्फ 1 घंटा देना है दिन में, ओनली 1 आवर। आपने सारी रीजनिंग की जब वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद मॉक लगाइएगा बस। इंग्लिश कैसे करना है, इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। वोकैब कहाँ से पूरी करें, वोकैब के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे बेस्ट है आप ब्लैक बुक देखिए, ठीक है, ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है। अगर नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगी सारे बुक्स की और यूट्यूब चैनल्स की, कि कौन सा यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं एज अ बिगनर और एज अ इंटीमेटेड। ओके, कितने घंटे पढ़ना है एक नॉन वर्किंग एस्पिरेंट को और एक वर्किंग एस्पिरेंट को, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है, फॉर एग्जांपल आप दिन में 12 घंटे बिजी रहते हैं, ठीक, मोटा मोटा मान लेते हैं 12 घंटे आप बिजी रहते हैं, जाने आने में, उठने में, हर चीज़ करने में 12 घंटे बिजी रहते हैं। 24 में से अगर आप 12 करते तो 12 घंटे प्लस आपके पास बचते। मैंने ये भी मान लिया कि 12 घंटे आपने जॉब पे लगा लिए, 8 घंटे की आपने नींद ली, 20 घंटे यही पूरे हो गए। जो आपके 4 घंटे बचा है, आपको कैसे भी निकालना है। सुबह आप 2 घंटा निकाल लीजिए, या सुबह 1 घंटा निकाल लीजिए, और ऑफिस के बाद जब आते तब 3 घंटा निकालिए, या 2 घंटा करके कर लीजिए। आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। ओके, और अगर आप एक नॉन वर्किंग एस्पिरेंट है तो आप सिंपल है, आप घर में बहुत सारे काम वाम होते हैं,
मैं मानती हूँ आप भी कहीं बिजी होंगे, आपको भी सोना वोना होगा, या ऐसा तो नहीं है कोई घर पे रहता तो वो सिर्फ पढ़ता ही है, काम नहीं करता, एन नंबर ऑफ चीज़ें होती है। तो आप लोग मैक्स टू मैक्स 5 to 6 आवर्स पढ़िए। अगर आप लोग बिगिनर है तो 6 to 7 आवर्स पढ़िए। अगर आपको हाँ थोड़ा सिलेबस आप पता चल गया है तो आप लोग 5 to 6 आवर्स पढ़िए मैक्स, ये बहुत मैक्सिमम है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो आप लोग 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे मैथ्स में दीजिए और आधा घंटा आप लोग कैलकुलेशन में दीजिए, जो कि मैं ये फॉलो करती हूँ। इंग्लिश में आप वोकैब पहले पूरी कीजिए, ठीक है, सबसे पहले वोकैब पूरी कीजिएगा। वोकैब पूरी करने के बाद आप लोग जाइए उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, नाउन प्रोनाउन इन सब में, ठीक है। बचा रहा रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया है, मैथ्स का भी बता दिया है, जीके का भी मैंने बता दिया, एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कीजिए। ऑलराइट, ठीक है, और तो मैं कुछ नहीं छोड़ रही। जेएसओ में एक और चीज होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जेएसओ में क्या होता है, टीयर 2 का एग्जाम जब होता है उनका एक जेएसओ का भी एक अलग से स्टेज 3 भी होता है, मतलब टीयर 3 भी होता है उनका, एक जेएसओ का अलग से एग्जाम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको जानकारी जाननी है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक में अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मैं अपना ईमेल भी शेयर कर दूंगी कुछ ही दिनों में, तो आप प्लीज़ उस ईमेल में जाके भी आप मेल कर सकते हैं मुझे, मैं श्योरली आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, गुड बाय।